रयू ने समझाया कि लेवल 10 पर पहुंचने के बाद हर कोई चुन सकता है कि उसे कौन सा वर्ग चाहिए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वर्ग कैसे चुनना है। योद्धा के लिए 1 घंटे से कम समय में 30 राक्षसों को मारना पड़ता था और 1 घंटे तक लगातार खून बहते हुए राक्षसों से लड़ने के बाद एक बरस्कर बन सकता था, और इसी तरह और भगवान जाने कितने समय तक लगातार पीसने के बाद रयू ने यह ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद रयू ने अपने हाथ में परी का विशेष रस पकड़ लिया। उसने इसे अवशोषित करना शुरू कर दिया और एक चमकदार पीली रोशनी ने रयू को घेर लिया। सिस्टम ने रयू को सूचित किया कि उसने अपना वर्ग बदलकर ग्रीम रीपर कर लिया है और उसे 3 अनोखी क्षमताएं मिली। सबसे पहले जब वह दराती चलाता है तो उसका हमला 2 गुना बढ़ जाता है। दूसरा, जब वह रात में लड़ता है तो उसकी गति 50% बढ़ जाती है, और अंत में रात में उसकी सभी इंद्रियां बहुत बढ़ जाती हैं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था, इसलिए सिस्टम ने रयू को अपनी कक्षा बदलने के लिए एक ग्रीम रीपर दरांती दी, जिससे वह पूरी दुनिया में पहला बन गया। फिर सिस्टम ने रयू को सूचित किया कि वह शुरुआती रैंक से प्रशिक्षु रैंक तक पहुंच गया है। रयू ने बताया कि कुल 6 रैंक है, शुरुआती से शुरू होकर फिर प्रशिक्षु, फिर नियमित, फिर विशेषज्ञ, फिर मास्टर, फिर ग्रैंड मास्टर, और प्रत्येक रैंक के साथ वर्ग से संबंधित एक अद्वितीय कौशल आता है। जैसे ही रयू प्रशिक्षु रैंक पर पहुंचा, उसने कौशल सील ऑफ डेथ हासिल कर लिया। इसका उपयोग करके वह किसी लक्ष्य पर सील लगा सकता है और 2 गुना नुकसान पहुंचा सकता है। अपने हथियार ग्रीम रीपर दरांती के 2 इंटू नुकसान के साथ इसे मिलाने के बाद वह 4 इंटू नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने ट्रैकिंग का कौशल भी प्राप्त किया, जो उन्हें किसी का भी ध्यान खोजने में सक्षम बनाता है, बशर्ते उन्हें उस व्यक्ति का चेहरा या उपनाम याद हो। ओह बॉय, काश मेरे पास अपने क्रश को ट्रैक करने के लिए यह कौशल होता। अब पूरी तरह से सुसज्जित पहला व्यक्ति जिस पर रयू ने अपने कौशल का उपयोग करने के बारे में सोचा, वह यंगमीन था। उसने उसे ट्रैक करने के लिए अपने कौशल का उपयोग किया और सिस्टम ने उसे सूचित किया कि यंगमीन 190 मीटर दूर था, एक तीर दिशा को इंगित कर रहा था। ये कांपती है, उसे बहुत दर्द हो रहा है और वह अपने अंगरक्षक से कहती है कि वह अब और नहीं भाग सकती। अंगरक्षक, जो खुद को चोट पहुंचा रहा है और घबरा रहा है, उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करता है। वह वहां खड़ी है और कह रही है कि तीर के घाव उसे मार रहे हैं। अंगरक्षक अभी भी डरा हुआ है, एक अनुमान लगाता है। वह कह रहा है कि शायद अगर वे बिना मरे बस 1 घंटा टिक सके तो उन्हें असली शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि एरियन जवाब दे, उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जो उन्हें स्तंभ कर देती है। यह यंगमीन और उसका दल है। यंगमीन मुस्कुरा रहा है, जैसे कि उसे ऊपरी हाथ मिल गया है। उन्हें बता रहा है कि वे आज भाग नहीं सकते। अंगरक्षक, ऐसा लग रहा है कि वह हार मानने को तैयार है। उसे लगता है कि वह इस शापित महिला के लिए मर नहीं सकता। हालांकि वह अपना खंजर तैयार कर लेता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। यंगमीन खंजर देखता है और अंगरक्षक एक बूढ़े आदमी को बुलाता है, पूछता है कि क्या वह वास्तव में उनके साथ लड़ना चाहता है। फिर वह अपने पीछे की ओर इशारा करता है, दिखाता है कि उसके कितने दोस्त हैं, और बॉडीगार्ड से पूछता है कि क्या वह अंधा है, उन सभी को ना देखें। बॉडीगार्ड गुस्से से चिल्लाता है, जानना चाहता है कि यंगमीन ऐसा क्यों कर रहा है और उसे क्या मिलने वाला है। यंगमीन बस मुस्कुराता है, वह खौफनाक मुस्कान, और कहता है कि
उसे कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है, जिससे वे दोनों चौंक जाते हैं। यंगमिन आगे कहता है कि वह महिला को अपने पीछे ले जाएगा, क्योंकि उसे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वह जा सकता है और वह बॉडीगार्ड को कुछ नहीं करेगा। यंगमिन केवल उस महिला को चाहता है जो अभिनेत्री एरिन की तरह दिखती हो। फिर यंगमिन के दोस्त एरिन जैसी दिखने वाली महिला को देखते हैं। उन्हें परवाह नहीं होती कि वह असली है या नहीं। उस दुनिया में जहां वे दर्द महसूस कर सकते हैं, उन्होंने सोचा कि वे आनंद भी महसूस कर सकते हैं, इसलिए वे एरिन के साथ कुछ मज़ाक करना चाहते थे। यह सुनकर एरिन डर गया। फिर यंगमिन ने बॉडीगार्ड से सौदा करने की कोशिश की। कहा कि अगर वह एरिन को सौंप दे तो वह बिना किसी खरोच के भाग सकता है और वह अपनी मौज मस्ती के बाद एरिन को बिना किसी नुकसान के वापस कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह सभी खुश रहेंगे। बॉडीगार्ड असमंजस में था। अगर उसे पता होता कि वह शुरू से ही एरिन के पीछे पड़े हैं तो वह उसे छोड़ देता और अपनी जान बचाता। आखिरकार वह पैसे के लिए इस काम में लगा था और उसकी जान किसी भी नौकरी से ज़्यादा कीमती थी। लेकिन अगर वह उसकी रक्षा करने के अपने कर्तव्य में विफल रहा तो स्वर्गीय दानव के नाराज होने के डर ने उसे डरा दिया। वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर यंगमिन को बूढ़े आदमी से लड़ाई के लिए तैयार होने पर मज़ा आया। बॉडीगार्ड ने तर्क करने की कोशिश की और कहा कि वे जो योजना बना रहे थे वह एक अपराध था, लेकिन यंगमिन ने इसे बस हंसकर टाल दिया। हमें कौन सजा देगा? उसने मजाक उड़ाया। कोई नहीं जानता कि हम असल में कैसे दिखते हैं या असल ज़िंदगी में हम कौन हैं। अपनी पीठ दीवार से सटाकर बॉडीगार्ड और एरिन ने खुद को तैयार किया। अपने अगले कदम के बारे में सोचने की कोशिश की। तभी अचानक कोई और दिखाई दिया और वह कोई और नहीं बल्कि मौत का देवता रयू था, जो बस एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और पूरी मुठभेड़ को देख रहा था। यंगमिन ने रयू को देखा और उसके चेहरे पर घबराहट की झलक दिखाई दी। वह सोच रहा था कि वह वहाँ क्या कर रहा था। फिर रयू ने एरिन से पूछा कि वे वहाँ क्या कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाते, यंगमिन ने रयू को अपने उसी रवैये के साथ उसे यह बताने की कोशिश की कि वह अपने काम से काम रखे। रयू ने उसे बीच में ही रोकते हुए पूछा, क्या मैंने तुमसे पूछा था? बॉडीगार्ड ने जल्दी से रयू को सब कुछ बता दिया कि कैसे यंगमिन ने उन पर हमला किया और कि वह एरिन के साथ कुछ मज़ा करना चाहते थे। यह सुनकर रयू ने यंगमिन को घूरते हुए पूछा कि क्या यह सच है? यंगमिन ने अपने असभ्य रवैये के साथ जवाब दिया कि चाहे यह सच हो या नहीं, रयू को बस अपने काम से मतलब रखना चाहिए। रयू को यंगमिन की बकवास से तंग आ गया था। गहरी आवाज़ ने रयू ने कहा कि चाहे वह उसका काम हो या ना हो, यंगमिन का कोई काम नहीं है और उसे अपने काम से मतलब रखना चाहिए। उसके बाद उसने अपनी लाल खूनी दरांती को एक भयानक आभा के साथ बुलाया, जिसने सभी को चौंका दिया। अब एक हाथ अपनी जेब में और दूसरे हाथ से अपनी बड़ी दरांती को पकड़कर खूनी लाल आभा छोड़ते हुए रयू ने गहरी आवाज़ में बात की। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वह यंगमिन को बिना चोट के नहीं जाने देगा, खासकर जब वह जानता था कि यंगमिन किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है। एरिन और उसके अंगरक्षक रयू के पीछे खड़े होकर अवाक रह गए। यंगमिन ने अपने दांत पीसते हुए देखा कि रयू एरिन की मदद के लिए आ रहा है। एरिन को उसके अंगरक्षक ने उन्हें बचाने के लिए रयू का आभार व्यक्त किया। हालांकि रयू ने अपने दिल की अच्छाई से हीरो की भूमिका नहीं निभाई। उसके अपने इरादे थे। पीछे मुड़कर उसने समझाया कि हेवनली डेमन के दाहिने हाथ को बचाकर वह उसके ऋणी हो जाएंगे। रयू को मनाना था कि इससे उसे अपनी भविष्य की योजनाओं को
पूरा करने में मदद मिल सकती है। साथ ही उसके पास पहले से ही यंगमीन की देखभाल करने की योजना थी, जो एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने जैसा था। जैसे ही रयू धीरे यंगमीन के पास पहुंचा, वह डर गया। कांपती आवाज में यंगमीन ने झिझकते हुए रयू को उसके करीब न आने की चेतावनी दी, उसे जान से मारने की धमकी दी। यंगमीन के चेहरे पर डरी हुई नज़र देखकर रयू ने एक धूर्त मुस्कान के साथ चिढ़ाते हुए पूछा कि क्या यंगमीन नीचे नहीं गिरना चाहता, यह उल्लेख करते हुए कि वह अपनी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था। तो दोस्तों, आज का लाइक लक्ष्य 3000 लाइक है। कृपया चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अब चलिए जारी रखते हैं। यंगमीन परेशान और डरा हुआ था, सोच रहा था कि आखिर कौन है सही दिमाग लड़ाई करने की कोशिश करेगा। रयू, जिसने सब्जियों की तरह भूतों का वध किया और सभी क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर रहा। यंगमीन के कुछ कहने से पहले उसे एक एहसास हुआ। हालांकि रयू ने चुप्पी तोड़ी, यह सुझाव देते हुए कि अगर यंगमीन डरा हुआ था और लड़ना नहीं चाहता था, तो एक चीज़ थी जो वह कर सकता था। यंगमीन उलझन में पूछा, क्या? और रयू हाथों को पार करके और चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि उसे अपने घुटनों पर बैठ जाना चाहिए, दया की भीख मांगनी चाहिए और कुत्ते की तरह भौंकना चाहिए। केवल तभी रयू उसे जाने देने पर विचार करेगा। यंगमीन हैरान सोचा कि रयू उसे सबके सामने अपमानित करना चाहता था। अपने साथियों को घूरने के लिए पीछे मुड़ते हुए उसने महसूस किया कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह उनके सामने भीख नहीं मांग सकता। अब रयू के मुस्कुराते चेहरे को देखकर यंगमीन वास्तव में नाराज था। हालांकि वह किसी भी कीमत पर रयू से लड़ने से बचना चाहता था, लेकिन किसी कारण से रयू को देखते ही वह और भी क्रोधित हो गया। फिर उसे एक विचार आया, यह पहचानते हुए कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा।